Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. Today's ओके. तो कल जो पढ़ा था हमने, उसमें कोई डाउट है? ऐसे ओके. आज हम लोग पढ़ेंगे ये डू डज तो हमने पढ़ लिया था. डू डज डिड हैज हैव हैड. डू डज तो मैंने बता दिया था, तो मैंने बताया था. Do, does, did, had, have, had. डू का हमने पढ़ लिया था. डू बताओ किसके साथ यूज होता है? डू का इस्तेमाल किसके साथ होता है? ट्रांजिटिव हैं? डू जो हम लोग यूज करते हैं, कौन से प्रोनाउन के, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं? हाँ कि ना? हैं? डू का सब ट्रांजिटिव. नहीं, ट्रांजिटिव नहीं पूछ रहा हूँ. ये पूछ रहा हूँ डू जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा? सर एवरी वर्ब. डू क्या है? डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब है? हाँ कि ना? नहीं सर. यस कि नो? नो सर. क्यों? क्यों नहीं है? क्या है डू? डू क्या है, यही बता दो. आई डू नॉट गो. डू क्या है यहाँ? सब्जेक्ट है? नहीं सर. भाग आई आई सब्जेक्ट है? हाँ सर. ये क्या है? डू क्या है और गो क्या है? भाग हैं? डू भाग. वर्ब है. कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? सर मेन वर्ब. तो गो क्या है? गो माने क्या होता है? जाना. हम्म. सर आई सब्जेक्ट होगा सर, और डू हाँ. हेल्पिंग वर्ब, हाँ. और गो हो गया मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब. हाँ सर. ठीक है. अभी हाँ आपने सर. कहा डू हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं. अभी आपने कहा कि हेल्पिंग वर्ब डू होता ही नहीं है. ये तो हो गई एक बात. ये तो हो गई एक बात. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्या पढ़ाया था? अब देखो, हेल्पिंग वर्ब में डू है और मेन वर्ब में भी डू होता है. डू की मीनिंग जब करना होता है हेल्पिंग, तो मेन वर्ब भी बन जाता है और ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है. मैंने यहाँ लिखा है. अब बताओ डू का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा? हाँ कि ना? पढ़ा था कि नहीं? ये देखो, अब दिखाता हूँ. दिखाता हूँ मैंने क्या पढ़ाया था, आपको दिखाता हूँ. ये पढ़ाया है?
डू का इस्तेमाल बिकॉज ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ होता है। ये पढ़े थे, आई डू माई वर्क, यू डू योर वर्क। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है डू मेन वर्ब के रूप में आया है, ये सब मेन वर्ब के रूप में आया है। लेकिन जब यही मैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करूंगा तो आई डू इट, जोरदार वाक्य बनेगा। ये आई डू ईट फ्रूट्स, आई ईट फ्रूट्स, इसमें तो नहीं भी खा, आई ईट फ्रूट्स का मतलब है मैं खाता हूं पर नहीं भी खा सकते। डू का इस्तेमाल अब करते हो, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ। आई वी यू दे, या कोई भी चीज प्लूरल, ठीक है। हाँ सर। जैसे इजी का मतलब होता है एज फॉर एग्जाम्पल, ये सीख लो। इजी कहीं लिखने का मतलब है एज फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, मान लो आई डू नॉट गो टू दिल्ली, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू प्ले क्रिकेट। समझ आ रहा है? इसका हाँ सर। मतलब है ये एम्फेटिक है, हम जरूर खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, मैं नहीं जाता हूँ। ये जोरदार वाक्य होता है। आई डू प्ले क्रिकेट मतलब हम क्रिकेट जरूर खेलते हैं। यहाँ पर डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और प्ले जो है प्रिंसिपल वर्ब। अब बात करते हैं डज की। डज में सिंगुलर है, ही शी इट, कोई नाम, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर। जैसे देखो ही डज नॉट, ये अब देखो डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्ले हो गया प्रिंसिपल वर्ब। ही शी इट कोई भी नाम, रमेश डज नॉट ईट राइस। अब यही देखना, रमेश डज हिज वर्क। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो रमेश डज नॉट ईट में क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब है, जबकि यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब है क्योंकि इसमें कोई प्रिंसिपल वर्ब है ही नहीं। रमेश अपना काम करता है, रमेश अपना काम करता है। इसका मतलब हुआ यहाँ करने का काम ही मेन हो गया, इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब बनकर आया है। तो डू डज जो है दोनों हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी का काम करता है और प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है। कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, जो डू डज होता है, डू और डज जो होता है यह प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझ लो कि जिसमें ता है लगता है, ता है, ती है, ती है, वह खेलता है, वह नहीं खेलता, इस टाइप से। और डिड जो लगता है था, ये पास्ट टेंस में होता है। हम लोग टेंस बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल इतना समझो, डिड जो होता है गुजरे हुए टाइम के लिए होता है, तो था होता है। अभी जो वर्ब होता है डू डिड डन, इसके तीन रूप होते हैं। जैसे आप लिखते हो ना, गो वेंट गॉन,
वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे गो माने जाना, गया, गॉन माने चला गया। डू माने करना, डिड माने किया, डन माने किया गया। ये वर्ब के 3 रूप होते हैं। ये पहले कभी बताया आपको? वर्ब के 3 रूप बताया मैंने आपको कभी? सर, हैं? गो का तो बताया सर, गो का बताया था सर, डू का नहीं। हाँ, तो ऐसे वर्ब के ना कई रूप होते हैं। हम लोग सीखेंगे, बहुत सारी लिस्ट सीखेंगे हम लोग वर्ब के। ये 3 रूप होते हैं, ये हमें मीनिंग भी याद करनी होती है। तो वैसे ही ये बताने का यहाँ पर्पस ये है, डू के ही 3 रूप होते हैं, डू, डिड, डन। ठीक है? तो डू होता है प्रेजेंट टेंस में, डिड होता है पास्ट टेंस में, और डन होता है जब काम खत्म हो चुका होता है। अब जैसे डिड का प्रयोग करते हैं, डिड सबके साथ लग जाता है, ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ। आई, ही, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लुरल सबके साथ लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में। अब एग्जाम्पल देता हूं। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेला। खेला मतलब पास्ट टेंस हो गया। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले, वे लोग नहीं खेले। और किसको लोग? सिंगुलर, यू डिड नॉट प्ले। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ डिड लग जाता है। ठीक है? लेकिन अंतर यही है, ये सब पास्ट टेंस में। इसमें एक नया चीज और बता देता हूं। डिड होता है सेकंड फॉर्म, ही डिड हिज वर्क, यहां भी है। अब ये मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब कह लो, प्रिंसिपल वर्ब कह लो। अब उसने अपना काम किया। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब। डू का ही दूसरा रूप है डिड। डू माने करना, डिड माने किया। तो जब जैसे डू हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी डू जो है प्रिंसिपल वर्ब बन के आता है, जैसे आई डू माई वर्क, वैसे आई डिड माई वर्क भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्रिंसिपल वर्ब है और ये भी प्रिंसिपल वर्ब है। यहाँ डू अपना काम कर रहा है। इस हिसाब से तो समझ आया? सर उससे आई डू माई वर्क है सर, आई तो सब्जेक्ट हो गया, डू है, डू वर्क सर, माई वर्क सर, इसमें हाँ, मेन वर्ब कौन सा? यहाँ पे क्या है, माई वर्ब, ये कोई वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट, ये वर्क मतलब मैं अपना काम, मेरा काम कुछ भी हो सकता है, नौकरी करना, पढ़ाना, कोई भी काम, मेरा कोई कोई काम है, ये नाउन बन के आया है। तो यहाँ जो डू है, यह हेल्पिंग वर्ब ना हो करके ये प्रिंसिपल, जैसे देखो आई प्रिंसिपल वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे ही आई प्रिंसिपल वर्ब ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, आई डू माई वर्क। समझे? जैसे प्ले माने खेलना होता है, वैसे डू माने करना होता है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब बनकर आया, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब तब बनता है जब इस सेंटेंस में कोई प्रिंसिपल वर्ब आ जाए। जैसे आई डू रीड माई बुक। देखो यहाँ पर अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब हाजिर है। ठीक है? इसमें देखो कोई प्रिंसिपल वर्ब है ही नहीं। तो सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे आई प्ले क्रिकेट,
सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन आई डू रीड में बुक कर दिया तो रीड हो गया पहले मेन काम। मैं पढ़ता हूँ अवश्य, अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। डू डज जो सर होता है, हाँ बोलो। सर हेल्पिंग वर्ब सर तो जोड़ने का काम करता है सर। ठीक है, डू डज डिड, डू डज डू डज डू डज डिड जो है ये तीनों एम्फेटिक बनाने का काम करते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं, जोरदार वाक्य होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसको आप यूँ कह सकते हो लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। जैसे आई डू माई वर्क, लिंकिंग वर्ब याद है, जैसे ही इज माई टीचर। हाँ सर। इसमें क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब न हो करके ये प्रिंसिपल वर्ब है। मैं अपना काम करता हूँ, आप इसको लिंकिंग वर्ब के सेंटेंस के रूप में समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट मेन वर्ब है ही नहीं। हाँ सर। जहाँ प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, जहाँ प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब वर्क्स एज अ लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कह सकते हो इसको, और वो ठीक है। सर सर हाँ बोलो। सर बोले थे सर आई डू माई वर्क, तो हम्म, इसमें तो सर प्रिंसिपल वर्ब है ही नहीं। हाँ, आई तो डू माई वर्क आपका कहना है ये प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। जब हाँ इस सर। सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, तो चूंकि डू जो है, डू दोनों काम करता है। डू डज डिड ये ऐसे वर्ड हैं जो ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करते हैं। तो अगर इसमें प्रिंसिपल वर्ब मिसिंग है तो यही बन जाता है प्रिंसिपल। बात समझ आई? हाँ सर। इफ नो प्रिंसिपल वर्ब तो डू डज डिड बिकम्स प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन इज एम आर के साथ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ डू डज डिड के साथ है, ये सिर्फ डू डज डिड के साथ है, इसी के साथ है। ये इज एम आर के साथ नहीं है, इज एम आर के साथ नहीं है ऐसा, ये ओनली हेल्पिंग वर्ब भी हैं। जैसे जैसे इट इज माई वर्क, और बोलो यह मेरा काम। इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम करता है। कुछ समझ में आया? हाँ सर। डू डज डिड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि डू माने होता है करना। जिस भी वर्ड के अंत में ना आता है वह समझ ले कर्म है, क्रिया है। सोना, उठना, बैठना, है ना, हंसना, पढ़ाना, वैसे ही करना, काम करना। डू माने करना, काम करना कहते हैं। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, यहाँ पर ही प्रिंसिपल वर्ब आ गया। आई डू, दूसरा घुसा दोगे इसमें, आई डू रीड माई बुक, और बोलो इसमें प्रिंसिपल वर्ब ये आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ये जोरदार वाक्य हो गया, एम्फेटिक सेंटेंस हो गया। ये छोटे छोटे डिफरेंस। अब बात करते हैं डिड की। डिड में मैंने बताया ये सबके साथ यूज हो जाता है। जैसे अभी आपको बताया, डिड जो है सबके साथ यूज हो जाता है। आई डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट प्ले, ही डिड हिज वर्क। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिड, डिड ये फिर मेन वर्ब हो गया। डिड जो है मेन वर्ब हो गया या प्रिंसिपल वर्ब हो गया, और ये जोरदार वाक्य हो गया, जोरदार वाक्य हो गया। उसने अपना काम जरूर किया, उसने अपना काम किया जरूर। आई डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, उसने काम किया मतलब अवश्य किया उस सेंस में। तो डू डज डिड से सेंटेंस आपका जो है जोरदार वाक्य बनता है, एम्फेटिक सेंटेंस बनता है। डू डज डिड से
सेंटेंस बिकम्स एम्फेटिक, जोरदार वाक्य बनता है। ऐसे हम लोग हैज हैव पढ़ेंगे, हैज हैव हैड। हैज हैव होता है प्रेजेंट टेंस में, हैड होता है पास्ट टेंस। कैसे यूज होता है वो भी सीखेंगे। हैज का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, जैसे ही, शी, इट, कोई नाम और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैज का है, हैज है। हैज जैसे देखो, ही हैज अ पेन। अब ध्यान देना, ही हैज ए पेन, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, कलम, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब, बट ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब नहीं है। वहीं पर देखो, अब मैं लिखता हूँ ही हैज ईटन राइस। अब ही हैज ईटन राइस, उसने भात खा लिया है, तो ईटन क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब। ही के साथ हैज आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ही हैज ईटन राइस। अब हैज का जो प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ होता है। जैसे मान लो कोई नाम ले लो, रमेश हैज प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला, रमेश हैज फुटबॉल। शी हैज कुक्ड फूड। देखो, एक नियम होता है, हम लोग सीखेंगे, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, वो हम लोग सीखेंगे बाद में। मतलब हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है। अब यहाँ देखो, ये प्रिंसिपल वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो शी के साथ हैज हो गया कुक्ड फूड। ही, सी, इट या रमेश सबके साथ हैज लगता है, ये सिंगुलर के साथ लगता है। हैज का ये प्रयोग है। हैज का हम लोग और ज़्यादा प्रयोग आगे पढ़ेंगे टेंस में, हैज कब इस्तेमाल करते हैं। हैज का मतलब ऐसे समझो, ये काम पूरा हो जाता है, काम पूरा हो गया। ये हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, जब टेंस में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे हैज के बाद थर्ड फॉर्म क्यों लगता है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझो कि जहाँ भी हैज और हैव आप देखोगे, हैज, हैव, हैड देखोगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म दिखेगी आप। वर्ब के बड़े सारे फॉर्म होते हैं, वो सब फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल समझने का पर्पस ये है कि सी के साथ हैज लगता है, रमेश के साथ हैज लगता है, सी के साथ हैव नहीं लगेगा। अब आ जाओ हैव में। हैव होता है प्लूरल के साथ में आई के साथ ही होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, किसी प्लूरल शब्द के साथ रहेगा। जैसे आई हैव डन माई वर्क। सुरेश नहीं होगा, सुरेश तो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, इनके साथ लगेगा, दे हैव completed their task, उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर हैव लगेगा। यू हैव लर्नड योर लेसन, तुमने अपना लेसन याद कर लिया है, तुमने अपना पाठ जो है याद कर लिया है। इसका मीनिंग ये है, ये है हैव का प्रयोग।
जैसे डू डज डिड किया था ना, तो डू डज तो होता है प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर प्लूरल, वैसे ही हैज और हैव जो है ये भी आते हैं, ये भी प्लूरल है, हैव प्लूरल है, हैज जो है सिंगुलर है। जैसे डिड का प्रयोग किया था ऐसे ही हैड का है, हैड सब के साथ आ जाता है, और सब जैसे आई यू वी दे ही शी इट, इस सब के साथ आता है। आई हैड गॉन टू बॉम्बे, मैं बॉम्बे गया था। शी हैड कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया था। उसने खाना बना लिया था, हैड मतलब होता है था, काम खत्म हो चुका था उस सेंस में। किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हो, दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क, यहाँ भी हैड लग जाएगा। ये समझ में आया बाबू? हाँ सर। हैज हैव हैड ये सब जो हैं आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, और इनका प्रयोग अलग अलग सब्जेक्ट के साथ होता है, हमने यही सीखना है खाली। हाँ सर। क्लियर हुआ? इस सब का प्रयोग हैज हैव हैड का हम लोग ज्यादा प्रयोग सीखेंगे टेंस में। हैज ही क्यों लगेगा, हैव क्यों नहीं लगेगा, या हैव लगेगा तो हैज क्यों नहीं लगेगा, ये हम लोग सीखेंगे। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। इसको रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ करेंगे, रिवाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसपे आपको लगता है मुझे रिवाइज करना चाहिए? कोई ऐसा एक दो वर्ड है? अभी जो किया सर वो नहीं सर, पहले वाला नहीं, जो कल किए थे। आज वाला जो किया था, आज वाला समझ में आया? हाँ सर। कल वाले में डाउट है? तो कल में थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं सर, कोई दिक्कत हो तो सर आपको पूछेंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ बता दो, जौन सा मैं कहोगे वही रिवाइज कर दूंगा, जो जो आप बोलोगे सबको रिवाइज कर दूंगा। ये तो आज वाला काम है। कल हमने क्या पढ़ा था? ये तो हमने आज पढ़ा है, डू डज डिड हैज हैव हैड। कल वाला ये तो इसी का लिस्ट है, डू डज डिड है, ये हमने कहा था कल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। कल में क्या क्या था देखो जरा, अपनी नोटबुक में लिखा आपने? कल वाला का हमारा क्या क्या टॉपिक था? डू डज डिड तो आज हमारा हो गया। कल हमने क्या पढ़ा था? डू डज डिड ही कल भी पढ़ा था। शैल, अच्छा शैल और विल का प्रयोग पढ़ा था। शैल विल में डाउट है क्या कुछ? शैल, मे नॉट गो, यू शैल, शैल शैल और विल क्लियर है? सर हाँ, सेल में थोड़ा था सर। शैल में डाउट है? ठीक है चलो, हाँ सर। शैल और विल रिवाइज करते हैं आज। ओके सर। शैल और विल के लिए हैज हैव हैड, हाँ ये वाला है ना। आज हम लोग शैल और विल थोड़ा रिवाइज करते हैं। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है।
ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। ये मेन वर्ब बन के नहीं आते, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और ये फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। इसका मीनिंग होता है गा। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वह जाएगा, वह जाएगी, इस टाइप से। ठीक है। शैल जो होता है आई और वी के साथ यूज होता सर है। हाँ बोलो। सर पास्ट फ्यूचर, सर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, सर ये करेक्ट है, पढ़ेंगे ना सर? ये हम लोग अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ओके। चूंकि वर्ब सामने आ गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इस शैल और विल का प्रयोग हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि टेंस में पढ़ेंगे। फिलहाल ओके समझने का सिर्फ इतना सेंस है कि शैल और विल एक हेल्पिंग वर्ब है, और शैल और विल का यूज किसके साथ हम करते हैं, सिर्फ हमें इतना ही समझना है। हाँ सर। अब इसे हम पढ़ के रहेंगे, तो बाद में जब हम टेंस में आएंगे तो आई के साथ जब मैं शैल बोलूंगा तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा। अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि शैल जैसे इज एम आर है, वैसे ही शैल विल एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि भविष्य के लिए होता है, फ्यूचर टेंस के लिए होता है। और शैल का प्रयोग हमें किसके साथ करना है, अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है। इसका पूरा टेंस पढ़ेंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, बहुत ये पूरा कंप्लीट आएगा, इसमें बोलने वोलने का भी आएगा इसमें। लेकिन अगर हमें मालूम रहेगा कि आई के साथ शैल लगता है, तो ये बात हमें बाद में हेल्प करेगी। जैसे शैल जो है आई और वी के साथ होता है, जैसे मान लो आई शैल गो, इसका मीनिंग होता है मैं जाऊंगा। वी शैल गो, हम जाएंगे। तो शैल का यूज दो के साथ ही होता है, आई और वी के साथ। पहले तो ये बेसिक चीज समझ। अब बात करते हैं विल का। बाकियों के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे आई वी तो हो गया, यू, दे, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं। जैसे यू विल गो, ही विल गो, दे विल गो, सिंगुलर प्लूरल, रमेश विल गो। तो विल का प्रयोग आई और वी छोड़ के, आई और वी छोड़ के विल का प्रयोग सबके साथ होगा। तुम जाओगे, यू विल गो, वह जाएगी, शी विल गो, सब में विल लगेगा, वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सिर्फ आई और वी छोड़ के बाकी सबके साथ विल लगता है। ये तो हो गया बेसिक नियम। ठीक है। हाँ सर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस ये हैं, आपने बताया, आप कहोगे जी मैंने बताया आई और वी के साथ तो शैल लगता है, SHALL, और ही शी इट, दे, इन सब के साथ विल लगता है। ये तो नियम है। ठीक है। लेकिन इनके साथ भी विल लग जाता है, इनके साथ भी शैल लग जाता है। कब? जब ये पक्का होना होता है। अब देखना, आई शैल गो, ये तो हमने पढ़ा, मैं जाऊंगा। अब मैं बोलता हूं आई विल गो, IWILL, आई विल गो। अगर मैं ये लिखता हूं, इसका मतलब है मैं जाऊंगा जरूर। समझ आया? हाँ सर। यानी आई वी के साथ शैल लगता है, ये ठीक है, ये नियम है। लेकिन अगर मैं विल लगा दूंगा तो विल भी लग जाएगा, लेकिन उस केस में पक्का काम हो जाएगा, मैं जाऊंगा जरूर। वी विल गो, हम जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे।
इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब आ जाओ ही शी इट दे के साथ। अब हम बात करते हैं ही विल गो, मतलब वह जाएगा। क्यों? क्योंकि ही के साथ विल लगता है तो ही विल गो, वह जाएगा। तो इसका मतलब है जा नॉट 100%, जरूर नहीं जाएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं ही शैल गो, बातचीत में बोल देता हूं या लिखने में लिख देता हूं, अगर मैंने ही के साथ शैल लगा दिया तो वह पक्का जाएगा। ये समझ में आया? हाँ सर। तो रूल के हिसाब से शैल और विल लगते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर इनके साथ विल की जगह शैल लगा दिया तो वो केस पक्का हो जाता है। दे शैल गो, वो पक्का जाएंगे। ही शैल गो, वह पक्का जाएगा। समझ आया? वैसे हाँ आई के साथ विल लगा दूंगा तो पक्का हो जाएगा। ये डिफरेंस है मेन। अमूमन आमतौर पे इन सब के साथ विल लगता है, लेकिन शैल बहुत कम लगता है, कभी कभी लगता है जब मैटर पक्का हो। ठीक है? हाँ सर। इसी शैल पर एक नई बात मेरे माइंड में आई है, मैं आपको सिखा देता हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें बोल चाल के लिए सिखा देता हूँ। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ आई शैल गो। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं जाऊंगा। हाँ सर। इसका मतलब है मैं जाऊंगा। आप किसी को बता रहे हो कि मैं जाऊंगा। शैल आई गो, क्वेश्चन मार्क। ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं तुम्हें एक अलग से चीज बता दे रहा हूँ, बोल चाल के लिए बता दे रहा हूँ। इसका जब एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है क्या मैं जाऊंगा। या इसी को हम बोलते हैं क्या मैं जाऊं। ये आपको बोलचाल की भाषा में आएगा, इसीलिए मैंने आपको अभी बता दिया। शैल आई गो का मीनिंग है क्या मैं जाऊं। अगर आप किसी को पूछ रहे हो क्या मैं जाऊं, तो आप उसको बोल सकते हो शैल आई गो। ठीक है? इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आप लिखते हो शैल आई कॉल यू लेटर। लेटर माने बाद में, याद करना। शैल आई कॉल यू लेटर, इसका वैसे हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगा? क्या मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। इसकी हिंदी ऐसे बनेगी। अब इसी को बोलचाल में हम कैसे बोलेंगे? क्या मैं आपको बाद में कॉल करूं। ये आपकी जाती जिंदगी में आती है, इसकी इंग्लिश यही है। शैल आई कॉल यू लेटर। ये समझ में आया? तो हाँ सर। शैल का और विल सामने आ गए। विल नहीं आएगा यहाँ पे, विल नहीं आएगा, ध्यान रहे। ओके। तो शैल का मतलब होता है क्या मैं ये करूं। शैल आई गो, क्या मैं जाऊं। शैल आई कॉल यू, क्या मैं कॉल करूं। इस तरीके से ये बोल चाल में काम आएगा। तो ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान दे देना। वैसे सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं, सब टेंस में पढ़ने वाले हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन ये सामने आ गया तो मैंने कहा आपको बातचीत की जो जरूरत पड़ती है इसमें आप इसको सुनो। ओके सर। जब भी परमिशन की बात हो, जब भी परमिशन की बात हो, वहां पर शैल का यूज होता है। जैसे शैल ही कॉल यू, क्या वह आपको कॉल करे। इस तरीके से आप समझें। तो दोस्तों आज यही क्लास खत्म करते हैं, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
पूरी पढ़ाई में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा। और मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेरा वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।